नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चुनाव लड़ने, जीतने, चुनाव लड़ाने, इन सब की तकनीकी बदल रही है। अगर आप उसी परंपरागत तरीके से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं नेताओं और पार्टियों की, तो आप मानकर चलिए कि आपको सफलता मिलने की उम्मीद बहुत कम है। क्योंकि तरीके बदल चुके हैं, लोगों तक पहुंचने का तरीका बदल चुका है, लोगों की अपेक्षा बदल चुकी है। लोग अपेक्षा करते हैं, हर वोटर उम्मीद करता है कि जो भी उम्मीदवार है या उसकी पार्टी का सदस्य, उसका नेता कोई न कोई उससे संपर्क करे। ये जो संपर्क की आकांक्षा है मतदाता की, ये पूरे चुनाव को बदल रही है। और चुनाव में एक नया मतलब जिसको कहते हैं एलिफेंट इन द रूम आ गया है। उसकी बात बाद में करूंगा, लेकिन पहले ये देखिए कि चुनाव लड़ने के लिए आमतौर पर ज़रूरत किन चीज़ों की मानी जाती है। एक, पार्टी का संगठन हो, पार्टी की विचारधारा हो, उस विचारधारा के आधार पर नीतियाँ और कार्यक्रम हो, नेतृत्व हो, और उसके अलावा जो है एक सामाजिक समीकरण हो आपके साथ, जिसको आप कह सकते हैं जातीय आधार हो। जातियों का आपको समर्थन हासिल हो अलग अलग जाति समूहों में और अलग अलग वर्गों में। अगर ये सब होता है, ट्रेडिशनल तरीका ये था कि अगर इस सब में आप अपने प्रतिद्वंदी से बेहतर हैं तो आपके जीतने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर इस पे आप मार खाते हैं किसी एक मोर्चे पर, तो फिर आपके जीतने की संभावना घटने लगती है। फ्लूक की बात दूसरी है और किसी विशेष परिस्थिति की बात दूसरी है। विशेष परिस्थिति मैं कहता हूँ जैसे 1977 का चुनाव या 1984 का चुनाव। इन दो चुनावों को अपवाद मानना चाहिए, ये नियम में नहीं आते। तो वो परिस्थितियाँ अलग थीं, उसके कारण अलग थे। उनमें जो सामान्य नियम हैं चुनाव लड़ने और जीतने के, वो लागू नहीं होते, लेकिन बाकी सब चुनाव पर होते हैं। तो अभी तक इस तरीके से चुनाव लड़ा जाता था और जीता जाता था। तो उसमें एंट्री हुई पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, टीवी की। टीवी ने चुनाव का, बल्कि कहे चुनावी राजनीति की डायनेमिक्स बदल दी। अब जो ज़्यादा दिखेगा, जिसकी कवरेज ज़्यादा होगी, उसको एडवांटेज होगी। तो कौन ज़्यादा दिखेगा कि एक तो नैरेटिव चलता है, जो भी सरकार रहती है कहा जाता है कि वो सरकार के पक्ष में ज़्यादा लोग बोलते हैं, सरकार को ज़्यादा दिखाते हैं। जाहिर है कि अगर नेशनल चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी का महत्व ज़्यादा रहेगा, उनको कवरेज ज़्यादा मिलेगी। और राज्य के चुनाव है तो मुख्यमंत्री उनकी पार्टी को। लेकिन उसके अलावा टीवी पर आने की, दिखने की, टीवी में आपका कवरेज हो, इसकी भी एक कला है। आप क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, अपनी बात के प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है आपका, इससे भी आपको माइलेज मिलता है, इससे भी कवरेज मिलती है, जिसको लोग इग्नोर करते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप उसमें सक्षम नहीं हैं तो आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं, खरीद लिया, बेच दिया, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो उसका कोई, मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता उस बात को। कि देखिए, बात यह है कि टीवी वो दिखाता है जिसको दिखाने से उसका फ़ायदा हो, जिसको दिखाने से उसको आई बॉल्स मिले। आई बॉल्स का मतलब है कि ज़्यादा टीआरपी, ज़्यादा टीआरपी का मतलब है ज़्यादा विज्ञापन, ज़्यादा विज्ञापन का मतलब है ज़्यादा पैसा। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही आधार होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे आधार होते हैं। उसके अलावा कौन पार्टी ज़्यादा विज्ञापन दे रही है, कौन पार्टी ज़्यादा खर्च कर रही है चुनाव के दौरान, इन सब बातों का भी असर पड़ता है। लेकिन और किस नेता की लोकप्रियता ज़्यादा है, किसका जनाधार ज़्यादा है, किसके समर्थक ज़्यादा हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं। आने वाले 9 महीनों में 9 राज्यों की विधानसभा के चुनाव होने वाले, हो सकता है 10वीं विधानसभा भी शामिल हो जाए। तो कौन कौन से हैं? अभी जो पहले चुनाव होना है फरवरी मार्च में, त्रिपुरा है, मेघालय है और नागालैंड है। उसके बाद मई में होगा कर्नाटक विधानसभा का चुनाव। उसके बाद नवंबर दिसंबर में होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम। और उसके अलावा हो सकता है जम्मू कश्मीर में भी चुनाव इसी दौरान हो जाए, इन्हीं 12 महीनों में। तो ये जो 9-10 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, ये नए टूल को आजमाने का या उसकी प्रैक्टिस करने का या उसको टेस्ट करने का समय है राजनीतिक दलों के पास।
तो कौन किस तरह से करता है? इस साल बीजेपी ने 2 बड़ी जीत हासिल की है। एक उत्तर प्रदेश में सरकार का दोबारा आना और दूसरा गुजरात में प्रचंड बहुमत। ये 2 अपने आप में बड़े पॉलिटिकल स्टेटमेंट हैं। इसके अलावा बीजेपी 3 छोटे राज्यों में उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार दोबारा बनाने में कामयाब हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब में प्रचंड बहुमत लेकर आई है और उसने कांग्रेस और अकाली दल दोनों का सफाया कर दिया। सबको उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी फ्रंट रनर है, आगे है, लेकिन इतना बड़ा बहुमत लेकर आएगी ये शायद ही किसी को उम्मीद रही हो। तो उससे एक बात साबित हुई कि आम आदमी पार्टी अब सिर्फ अर्बन मिडिल क्लास की पार्टी नहीं रह गई है। पंजाब में उसको जो वोट मिले उसमें शहरी वोटों के साथ साथ उससे ज़्यादा ग्रामीण वोट है। फिर अभी गुजरात के चुनाव में उसको गांवों से भी वोट मिले हैं, शहरों से भी वोट मिले हैं, 13% ही वोट मिले। लेकिन कांग्रेस के मुकाबले कांग्रेस जो 38 से 44% के बीच में वैरी करती थी पिछले 27 साल से, उसका वोट शेयर वो 27 पर आ गई। 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिला। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस जहाँ जहाँ कमज़ोर पड़ेगी और आम आदमी पार्टी अगर वहाँ जाने की कोशिश करेगी तो उसको कुछ न कुछ ट्रैक्शन मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिप्लेस करने जा रही है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन 4 एक तरह से कहें अगले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो 4 ध्रुव बन चुके हैं भारतीय राजनीति में। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए है, तीसरी तरफ होगा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल किसी से अलायंस नहीं करने वाले। उनका मानना है कि अब वो तकनीकी रूप से राष्ट्रीय पार्टी हो गए हैं तो उनको अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो गठबंधन से बचना पड़ेगा। तो गठबंधन की राजनीति में उनका कोई यकीन नहीं है कि धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन अपने दम पर बढ़ेंगे। तो इसलिए किसी विपक्षी गठबंधन में आम आदमी पार्टी के शामिल होने की उम्मीद पंजाब के बाद बहुत कम हो गई थी, गुजरात के बाद लगभग ख़त्म हो गई। और उसके बाद बचता है, आप चौथा मोर्चा कहें, 4th फ्रंट कहें, जो भी कहना चाहें, बाकी जो रीजनल पार्टियों की ग्रुपिंग्स हैं उनमें भी 2 खेमे हैं। एक है जो बिल्कुल अलग रहना चाहता है, जैसे बीजू जनता दल, YRCP, ऐसी पार्टियां हैं जो किसी के साथ अलायंस नहीं करना चाहती। बाकी क्षेत्रीय दल हैं जो अलायंस करना चाहते हैं, कुछ कांग्रेस के साथ चाहते हैं, कुछ कांग्रेस के बिना चाहते हैं, कुछ कांग्रेस बीजेपी के अलावा चाहते हैं। तो इस तरह से मतभेद बहुत है वहाँ, लेकिन ये मुख्य रूप से 4 ध्रुव नज़र आते हैं अभी। तो बीजेपी के खिलाफ कोई एकता होगी, कोई एक फ्रंट बनेगा, इसकी उम्मीद आज जब मैं बात कर रहा हूँ तब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। दूसरी बात है जो मैं बार बार कहता हूँ, जो एक ज़मीनी सच्चाई भी है, कि ज़्यादातर क्षेत्रीय दल अपने फुटप्रिंट जो है अपने प्रदेश से बाहर नहीं बढ़ाना चाहते। उनको लगता है ये संसाधनों की बर्बादी होगी, उनको वहाँ कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फिर अगर वो बाहर निकलते हैं तो उन्हीं लोगों से मुकाबला करना पड़ेगा ज़्यादातर जगहों पर जिनका वो साथ लेना चाहते हैं या जिनके साथ वो कोई गठबंधन बनाना चाहते हैं। तो आपस में एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसलिए भी जो नेशनल एम्बिशन है वो सीमित है आम आदमी पार्टी और कुछ हद तक तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस चाहती तो है कि उसका जो है उसके प्रदेश से बाहर प्रभाव बढ़े, लेकिन उसके लिए उसने कुछ ठोस किया नहीं। उस तरह से वो किसी एक राज्य में खूंटा गाड़ कर नहीं बैठी जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में बैठी, और आम आदमी पार्टी को पंजाब में उसका फ़ायदा हुआ। बहुत से और कारण थे, हालांकि अब उसका नुकसान भी आम आदमी पार्टी को पंजाब से ही होने वाला है। पंजाब में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है, दूसरे सामाजिक समीकरणों की जो स्थिति है, वो सब मिलाकर बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रही है। लेकिन वो अलग विषय है, आज वो विषय नहीं है। तो राजनीतिक दलों के लिए ये 12 महीने जिनकी महत्वाकांक्षा लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का, अपने नेता का कद बढ़ाने की है, उनके सामने है। एक दूसरा, कांग्रेस पार्टी की बात करें या आम आदमी पार्टी के, दोनों जिस रास्ते पे बढ़ रही हैं वो एक तरह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन की ओर से। राहुल गांधी का इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए
कुल इसका मकसद है राहुल गांधी का इमेज मेकओवर, तो उनका कद बढ़ाने की कोशिश कि उनको प्रोजेक्ट किया जा सके मोदी के सामने। वही कोशिश आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की है। दोनों की कोशिश ये है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन की तरह अगर चुनाव होंगे तो जाहिर है कि इसमें गेस करने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन जीतेगा, सबको मालूम है कौन जीतेगा। तो विपक्ष के लिए अगर कोई रास्ता है, और मैं ये रास्ता जो बता रहा हूँ ये जीतने का रास्ता नहीं है, ये लड़ने का रास्ता है। अगर लड़ाई करनी है बीजेपी और मोदी से तो विपक्ष को अपने सारे मतभेद भुलाकर एक होना होगा, एक नेता चुनना होगा, एक मंच पर आना होगा और एक नीति और कार्यक्रम बनाना होगा। अगर ऐसा होगा तो 2024 में लड़ाई दिख सकती है। अब बात मैंने जो शुरू की एलिफेंट इन द रूम, देखिए टीवी के बाद आया सोशल मीडिया। पिछले कुछ चुनाव में अगर आप देखें तो सोशल मीडिया की भूमिका बहुत बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया एक बड़े इन्फ्लुएंसर के रूप में उभर रहा है। उससे लोगों की राय प्रभावित हो रही है, वो लोगों की राय बदलने की भी क्षमता रखता है और उसका प्रभाव और प्रसार दोनों बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं सोशल मीडिया की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक और मुद्दे की बात कर रहा हूँ और वो है चुनाव का माइक्रो मैनेजमेंट। ये मुझे लगता है अगले 5, 10, 15 सालों में शायद चुनावी दृष्टि से कह रहा हूँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी। इसमें IIT, IIM के लोग और इस तरह के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जिनका काम क्या है, जिनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, डेटा। जो पहले जर्नलिज्म के बारे में कहा जाता था कि कंटेंट इज़ द किंग, अब डेटा, चुनाव की दृष्टि से डेटा इज़ द किंग। जिस पार्टी के पास जितना सही और जितना व्यापक डेटा होगा उसके आगे बढ़ने की उतनी ज़्यादा संभावना है। अब डेटा से क्या मतलब? डेटा से मतलब है कि एक एक घर, कॉन्स्टिट्यूंसी के एक एक घर और एक एक परिवार और परिवार के व्यक्ति की आमदनी क्या है, व्यवसाय क्या है, जाति क्या है, पसंद क्या है, नापसंद क्या है, राजनीतिक पसंद की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक पसंद क्या है, नापसंद क्या है, क्या वो बदल सकता है, क्या वो बदलने के बारे में सोच रहा है, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है जिसकी वजह से वो बदल जाए, क्या वो किसी एक खास समुदाय से जुड़ा हुआ है जिससे उसको अलग किया जा सकता है, क्या वो किसी एक ग्रुप से या किसी पार्टी या नेता से जुड़ा हुआ है, क्या उसको वहाँ से अलग किया जा सकता है, अपनी पार्टी से जोड़ा जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स हैं, उस इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है, कौन सा काम ऐसा है जिसको करने से उस इलाके के लोग हमारी पार्टी के साथ आ सकते हैं, हमारे नेता के साथ खड़े हो सकते हैं। ये डेटा जिसके पास होगा, और उसके अलावा इतना ही नहीं, ये डेटा यहाँ तक इकट्ठा किया जा रहा है कि किस पार्टी में, अलग अलग पार्टियों के हिसाब से, ये पार्टी में ये अगर डिसिडेंट हो जाते हैं तो इनको मनाने के लिए ये कारगर हो सकते हैं। फलां व्यक्ति अगर कोशिश करेगा तो ये डिसिडेंट मान जाएगा, अपना नाम वापस ले लेगा, मैदान से हट जाएगा। ये इस तरह का डेटा जिसके पास जो लैस होगी जो पार्टी, उसका चुनावी भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। एक आदमी पर नज़र रखनी चाहिए, कई बार उसका जिक्र कर चुका हूँ, हालांकि उनका मैं समर्थक नहीं हूँ, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बिहार में इस समय पदयात्रा पर हैं, लेकिन वो अपनी कंपनी के लिए बहुत बड़ी संख्या में हायरिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ले रहे हैं। बिहार में ही जैसे उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है अपने लिए, और वो ये है व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग जाति समूहों के, अलग अलग वर्किंग क्लास के, इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनमें डिस्कशन, और उस सब का मकसद क्या होता है? उस सब का मकसद होता है वोटर को इन्फ्लुएंस करना, वोटर को अपने विमर्श के करीब लाना, अपने विमर्श में लाकर और उसका मन बदलना। जहाँ है वहाँ से हम जहाँ चाहते हैं वहाँ जाए, या कम से कम उसके बारे में सोचना शुरू करें। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये जो बदलाव आ रहे हैं आने वाले समय, इसीलिए आप देखिए कि ये IIT के लड़के इतनी महंगी पढ़ाई करके लाखों की नौकरी छोड़कर इसमें आ रहे हैं, क्योंकि उनको इसमें भविष्य दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कि सभी पार्टियों में नेता ऐसे लोगों की हायरिंग भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लगा भी रहे हैं।
पार्टी के अलावा पार्टी नेताओं की अपनी टीम, अपनी कंपनी, जो अलग अलग तरीके से जिसकी फंडिंग होती है, वो एक बड़ी टीम, कहीं 20, 30, 40, 50, 100 लोगों तक की टीम होती है जो काम करती है। चुनाव के समय काम करती है, चुनाव के अलावा भी काम करती है, और कुछ ऐसी कंपनियां जो साल में 12 महीने काम करती हैं। तो ये इन कंपनियों का, इस डेटा का जो महत्व है वो आने वाले समय में बढ़ने वाला है। जो इसको जल्दी पहचान लेगा, जो इसका जल्दी उपयोग शुरू कर देगा, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको होगा। तो चुनाव लड़ने का पूरा तरीका बदलने वाला है। अब ये हिंदू मुस्लिम जाति, ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये कम से कम होता जाएगा। दूसरे टूल्स के ज़रिए मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश होगी। इसलिए कह रहा हूँ 2024 का चुनाव केवल जो ऊपरी तौर पर दिखाई दे रहा है उसी पर ध्यान मत दीजिए। सतह के नीचे जो हो रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।